फसलों में खरपतवार उगते हैं, कीड़े और रोग लगते हैं, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकतर किसान रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये रसायन जिस तरह से कीट, रोग और खरपतवारों को मारते हैं, उसी प्रकार से रसायन अगर आपके शरीर पर आ जाए या मुंह में चला जाए तो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए जब भी रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें, सावधानी बरतें। जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर वेदरतन। आज आप खेती में अपने कीड़े बीमारियां बहुत सारी लगती हैं उनके लिए, या खरपतवार लगते हैं, तो उनसे बचाव के लिए कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग सही तरीके से सही समय पर ना किया जाए तो कभी कभी इसमें पूरे जन धन की क्षति होने की संभावना रहती है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, इवन यहाँ तक होता है कि कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। जब भी आपको दवाओं का प्रयोग करना हो तो आपको उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसकी संस्तुति भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशी रसायन बोर्ड ने की है। बाजार में 4 प्रकार के कीटनाशी उपलब्ध हैं, जिनके डब्बे पर बने तिकोने में लाल, पीला, नीला या हरा रंग होता है। जिस डब्बे पर लाल तिकोना बना होता है वो कीटनाशी अधिक जहरीला होता है और इसका प्रयोग सब्जियों पर किसी दशा में नहीं करना चाहिए। जिस डब्बे पर पीला तिकोना बना होता है वो लाल वाले से थोड़ा कम जहरीला होता है। इसके अतिरिक्त नीले और हरे तिकोने वाले रसायन सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि इन दवाओं के छिड़काव में आप सावधानी नहीं रखेंगे। छिड़काव में असावधानी से ये दवाएं भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आइए इन दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जानते हैं। जहाँ तक बात है कि कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ विशेष बातें हैं जिनके ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि पहली बात यह है कि उन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाए जिसकी संस्तुति वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। नंबर 2, ध्यान रखा जाए कि रसायनों का प्रयोग करने के पूर्व जब आप बाज़ार में खरीदने जाएं तो वहाँ पर भी कुछ बातों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पहली चीज़ तो है कि जिस रसायन की आवश्यकता हो वही रसायन बाज़ार से आप खरीदें। दूसरा ये किसी भी विश्वसनीय दुकान से रसायन की खरीदारी करें। तीसरी बात यह है कि जब रसायन को आप लें तो देख लें कि उसके अंदर जो सील लगी हुई है, सील उसकी खुली ना हो, सील उसकी बंद होनी चाहिए। और चौथी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि रसायन की जो उसमें देख लें कि उसकी एक मियाद होती है कि उस तिथि के बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, यानी जिसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं, वो देख लें कि एक्सपायरी डेट के अंदर की बात हो। इसके बाद जब आप दवा को घर लाएं तो चूँकि ये रसायन है, ये जहरीले होते हैं, इसलिए घर पर लाने के बाद इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर छोटे बच्चों की पहुँच से बाहर हो, जानवर जहाँ बनते हो वहाँ पर न रखें, यानी ये सुरक्षित स्थान पर रखें। ये तो बात हुई कि जब आपको रसायन क्रय करना है प्रयोग करने के पूर्व। अब आपको रसायन का प्रयोग करना है तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी कृषि रक्षा रसायन का आप प्रयोग करें, प्रयोग करने के पूर्व उसमें जिसके साथ में जो साहित्य होता है उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अध्ययन करने के पश्चात ही आप उसका प्रयोग करें। और जिस कृषि रक्षा रसायन का यानी अगर छिड़काव का यंत्र है, स्प्रेयर है, उसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के पूर्व आप उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके अलावा उसकी जो नाजिल होती है जिससे फव्वारा बनता है उसकी साफ़ सफाई कर लें, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई पहले से रसायन का अवशेष है तो उसका दुष्प्रभाव जो है हमारी फसल पर ना पड़े। इसके बाद फिर जब आप रसायन का प्रयोग करते चलें, उसका जो घोल बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा घोल बना लें, जिसको बोलते हैं मात्र घोल या मदर सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले उसको बना लें और फिर उसमें से निकाल करके जब आपका जो मुख्य घोल बनाना है, जिसका छिड़काव करना है, उसमें उसका प्रयोग करें। जब आप मदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी कोई रसायन ऐसे होते हैं जल्दी से पानी में घुलते नहीं हैं, तो उनको अच्छी तरीके से लकड़ी के डंडे या ग्लास राड अगर हो उसकी सहायता से अच्छी तरह से घोल लेना चाहिए। इसके बाद ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप इस घोल को अपने स्प्रेयर की टंकी में भरें तो हर बार जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, घोल बनाया है, उसको अच्छी तरीके से हिला लें, मिलाने के बाद ही भरें। अन्यथा क्या होगा कि कभी कभी रसायन जो है धीरे धीरे वो प्रेट होकर के नीचे चला जाता है और ऊपर उसकी कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता कम हो जाती है और वो प्रभावी नहीं होता है। इसके बाद एक बात का और ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि जब आप छिड़काव करें या भुरकाव करें, किसी भी रसायन का प्रयोग करें तो अपने
मुंह को, हाथ को अच्छी तरीके से ढक लें। अगर ग्लव्स है तो पहन लें, पहनने के बाद ही छिड़काव करें। दूसरा ध्यान ये रखें छिड़काव करते समय कि हवा के जिस दिशा में हवा चल रही हो, अगर पूर्वा हवा चल रही हो, यानी हवा अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो हमारा मुंह जो है, किसान भाई का मुंह जो छिड़काव कर रहे हैं, उनका मुंह भी पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। हवा के जिस तरफ हवा बह रही है उसी तरफ मुंह करें। अन्यथा क्या होगा कि जो रसायन है वो उड़ करके आपके चेहरे पर, आंख पर, त्वचा पर कहीं भी पड़ सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा इस बात का ये ध्यान रखें कि जब भी आप छिड़काव करें, अगर आपके पास में भुरकाव का है, कोई ऐसा रसायन है जिसका भुरकाव करना है, तो भुरकाव को हमेशा प्रातः काल करें, क्योंकि उस समय जब ओस पड़ी रहती है तो वो पौधे के द्वारा अच्छी तरीके से उस पर चिपक जाता है और का लाभ मिलता है। लेकिन अगर घोल है, घोल का छिड़काव आप करते हैं, तो उसको जो है हमेशा दोपहर के बाद, यानी जब ओस खत्म हो जाए पौधे पर, तब छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका रसायनों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। कभी भी रसायनों को सिर पर या पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए। कीटनाशियों या अन्य रसायन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। रसायनों का घोल बनाते समय डब्बे पर दिए गए निर्देशों को ठीक ढंग से पढ़कर ही घोल तैयार करें। किसी भी सब्जी की फसल पर रसायनों का छिड़काव करने के बाद 4 से 5 दिनों तक तोड़ाई न करें। तो किसान भाइयों, इस तरह से किसी भी कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करते समय आप अगर इन 3-4 तरह की बातों का जो हमने आपसे बताया है, अगर इसका ध्यान रख करके कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपकी फसल में होने वाला नुकसान है, चाहे वो खरपतवार से है, चाहे कीड़े से है, चाहे बीमारी से है, उससे अपनी फसल को बचा सकेंगे, कम लागत लगेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में गेहूं की यूपी 2572, BL 907, BL 953 इत्यादि किस्मों की बुआई करें। सरसों की बुआई नवंबर माह में भी कर सकते हैं। इस समय बुआई के लिए वरदान और आशीर्वाद किस्मों का चयन करें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। जमाव के 15 दिन बाद पौधों से पौधों की दूरी विरलीकरण द्वारा 15 सेंटीमीटर कर लें। सरसों एवं देर से बोई गई तुरिया एवं पीली सरसों में फूल आने से पूर्व हल्की सिंचाई करें। खेत में ओट आने पर बची हुई यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। तुरिया, पीली सरसों एवं राई की फसल में माहो का प्रकोप होने पर 1 लीटर मिथाइल ओडिमेटान 25 EC को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। छिड़काव दोपहर 2 बजे के बाद ही करें ताकि मधुमक्खियों को हानि कम से कम हो। इस माह भी बरसीम की बुआई कर सकते हैं। सिंचित दशा में दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर और मटर की बुआई इस माह कर सकते हैं। मसूर की उन्नतशील किस्में जैसे पंत मसूर 8, पंत मसूर 7, पंत मसूर 6, DPL 7 आदि की बीज की दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई हेतु कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। मटर की बौनी किस्में अपर्णा, मालवीय मटर 15, DDR 23, पंत मटर 13, पंत मटर 14, पंत मटर 15, पंत मटर 25, पंत मटर 74 तथा सामान्य मटर की पंत मटर 42 का चुनाव करें। बौनी मटर हेतु बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सामान्य मटर हेतु 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। अगर बगीचों की सफाई व जुताई नहीं हुई हो तो इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। स्टेम कैंकर या काई कवक अगर तनों पर दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिक्सर का छिड़काव करें। भैंस के 1 से 4 माह के नवजात बच्चों की आहार नलिका में टॉक्सोकेरा विटुलुरम नामक परजीवी पाए जाते हैं। इसे पटेला रोग भी कहते हैं। पटेला रोग से बचाव हेतु प्रसव होने के 10 दिन पश्चात 10 से 15 मिलीलीटर नीम का तेल नवजात को पिला दें। उसके बाद 10 दिन पश्चात दोबारा 10 से 15 मिलीलीटर नीम का तेल पिला दें। अगर उपलब्ध हो सके तो बथुए का तेल इसके लिए रामबाण।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला फिरोजाबाद के कृषक जगदीश प्रसाद ने। यह सरसों की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो हम आज बात करेंगे जो सरसों के जो प्रमुख कीट हैं, उसमें जो सरसों का 3 प्रमुख कीट हैं। जो सबसे पहला प्रमुख कीट है जो पौधे के जमाव के समय ही लगता है, उसको कहते हैं आरा मक्खी। जर्मिनेशन के समय ही आपको ये कीट देखने को मिलेगा। दूसरा प्रमुख कीट है पेंटेड बग और तीसरा जो बहुत ही प्रमुख कीट है वो है सरसों का माहू। तो जैसे मैंने बताया कि आरा मक्खी का जो लार्वा है वो पौधे की जमाव के समय में ही फसल को नुकसान पहुंचाता है। जब पौधा 3 से 4 लीफ स्टेज का हो जाता है, जिसमें 3 से 4 पत्ती आ जाती हैं, उस अवस्था में आरा मक्खी को जो लार्वा है वो पत्तियों में होल बनाकर उसको खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये जो लार्वा है वो हरे रंग का होता है, परंतु बाद में ये गहरे कलर में हो जाता है। इसको गहरे भूरे रंग का या गहरे काले रंग का लार्वा बन जाता है ये। और ये दिन की अवस्था में ये मिट्टी में छुपा रहेगा और रात के समय में ये पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। जब इसका ज़्यादा प्रकोप होता है तो जमाव के समय में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, क्योंकि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही ये फसल को काट देता है और ऐसी अवस्था में फसल को बहुत नुकसान होता है। अगर इससे हम नियंत्रण चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल उपाय है इसका कि हम हल्का सा इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें अपने खेत में हल्का सा। अगर हम सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी में छुपा होता है, और जैसे ही हम सिंचाई करेंगे इसका जो लार्वा है वो मर जाएगा और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। खासकर वैसे हम लोग 25 से 30 दिन पे जो सिंचाई का है वो रिकमेंडेशन है कि जमाव के बाद, सरसों के जमाव के बाद 25 से 30 दिन के बाद हमें उसको सिंचाई करना चाहिए। उसी अवस्था में सिंचाई करने से जो आरा मक्खी का जो लार्वा है वो मर जाता है। किसान भाइयों, यदि आरा मक्खी का प्रकोप सरसों की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन की 15 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। उसके बाद से दूसरा प्रमुख कीट है, उसको बोलते हैं पेंटेड बग। पेंटेड बग एक लाल रंग का कीट है, चूसक कीट है। ये जो अपने सूंड से, पत्तियों से और पौधों से रस को चूसता है। तो इसकी जो मादा है वो अपने अंडे पत्तियों के ऊपर देती है और जो अंडों से जो निम्फ निकलता है वो गुच्छे में रहते हुए पौधे से रस को चूसते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय उपरांत ही 1-2 दिन में ही वो पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। तो इस तरीके से ये जो सरसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो प्रमुख कीट है वो है माहू। सरसों में सबसे बड़ी समस्या जिस कीट की होती है वो माहू की ही रहती है। माहू जो आप देखेंगे कि जमाव के समय से लेके और हार्वेस्टिंग तक इसका प्रकोप बना रहता है सरसों में। किसान भाइयों, माहू कीट, जिसे हमारे कुछ किसान भाई चेपा तथा एफिड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप सरसों की फसल में अधिक देखने में आता है। ये हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिली लंबा कीट होता है। जब फूल आने को होते हैं तो हम देखते हैं कि अग्र शिराओं पे, अग्र पौधे के जो अग्र भाग है उस पे इसकी कॉलोनियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, माहू की कॉलोनियाँ बनने लगती हैं और वहीं से वो रस को चूसना शुरू कर देता है, जिससे कि पौधे की आगे की बढ़वार वो रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और जो उसके जो शाखाएँ हैं वो भी मुड़ी तुड़ी होने लगती हैं, अविकसित हो जाती हैं, जिससे जो सिलिकुआ है, जो फली बन रही होती है, वो भी बहुत ही मुड़ी हुई बनती है और उसमें जो दाने बनते हैं वो भी बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरीके से जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो जाती है ये माहू के प्रकोप के द्वारा। तो माहू एक कॉलोनी से पूरी कॉलोनी, जो इसके पूरे खेत में इसकी कॉलोनी फैल जाती है, अतः इसका जो नियंत्रण है वो समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए किसानों, अब बात करते हैं कि नियंत्रण इन कीटों का हम किस प्रकार से करें। तो जो पेंटेड बग है और जो माहू है, क्योंकि ये दोनों ही कीट जो है चूसक कीट हैं, पौधों से रस को चूसते
समझते हैं। अतः इसकी जो दवाई है वो एक ही दवाई का प्रयोग करने से दोनों का नियंत्रण हो जाता है। परंतु दवाई से पहले अगर हम ये देखते हैं कि जो दूसरी विधियां हैं उससे अगर हमारा माहू नियंत्रित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसा कि आपको विदित है कि जो माहू है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है, तो अगर हम पूरे खेत में येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा प्रपंच अगर हम लगाएं तो माहू जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो स्टिकी ट्रैप में जाके चिपक जाएगा। इससे जो शुरुआती जो माहू का प्रकोप होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी और इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर आपके खेत में प्रकोप बहुत कम है, अभी माहू का प्रकोप ज़्यादा नहीं हुआ है जिससे कि हम दवाई का प्रयोग करें, तो उससे पहले हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 2% नीम ऑयल का हम अगर स्प्रे करें तो हम माहू को रिपेल कर सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं अपने खेत से। अगर इससे नियंत्रित नहीं होता है तब हमें दवाइयों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जो सरसों में लगती हैं पेंटेड बग, और माहू के लिए थायोमेथोक्साम का आप प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्साम एक दवाई है जिसको हम 25 WG के फॉर्मुलेशन में ये बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इसके दानेदार ग्रेन्यूल होते हैं। इसको अगर हम 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करें खेत में तो माहू का भी और पेंटेड बग दोनों का भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगर आप लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं तो सरसों में आप उचित पैदावार लेंगे और कीड़ों का भी प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.up@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।